वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लेक्चर सेकंड ऑफ जेकेएस सीरीज़ का इंडियन हिस्ट्री और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का पहला लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। पहले लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि क्यों और कैसे यूरोपियंस इंडिया में आए, वजह क्या थी कि इंडिया में वो लोग आए, और वो भी सी रूट से। और उससे पहले जो इंडिया में लोग आते थे खासतौर पे यूरोप से, वो लैंड रूट से आते थे। और आखिर में 1500 एडी के आसपास क्या ऐसा इवेंट हुआ, या हम कह सकते हैं क्यों इनको ये सी रूट डिस्कवर करना पड़ा। और वो भी आज हम ये जानेंगे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में जो पोर्टुगीज़ इंडिया में आए, और ये भी जानना है कि वाई ओनली पोर्टुगीज़ केम फर्स्ट। ये क्वेश्चन मैंने पहले लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ है कि पहला वजह क्या था कि सिर्फ और सिर्फ पोर्टुगीज़ ही पहले आए, फ्रेंच क्यों नहीं आए, ब्रिटिशर्स क्यों नहीं आए, बाकी क्यों नहीं आए। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये जानना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है पहले लेक्चर की, उसको देख लीजिएगा। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 2। जो भी यूरोपियन ट्रेडिंग सेटलमेंट्स थी इंडिया में, जो भी आते थे यहाँ पे, उनका याद रख लीजिएगा, उनको सपोर्ट करते थे वहाँ के नेटिव गवर्नमेंट्स, यानी नेटिव गवर्नमेंट्स उनको सपोर्ट करते थे। तो एक ये भी एक रीज़न था। उसके बाद फिर यहाँ पे हम बात करेंगे अब कि पहला गवर्नर कौन था पोर्टुगीज़ का इंडिया में। वो पहला गवर्नर, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया, जिसका जो है टेन्योर है 1505 से लेके 1509 तक। और ये होता क्या है, किंग ऑफ पोर्टुगल उनको अपॉइंट करते हैं एज ए गवर्नर टू इंडिया, और पहला गवर्नर इनको अपॉइंट किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला गवर्नर कौन था जो पोर्टुगीज़ का इंडिया में था, वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया को ये कहा गया कि आप ऐसा कर लीजिएगा, आप कंसोलिडेट कर लीजिएगा जो पोर्टुगीज़ एम्पायर है, या पोर्टुगीज़ का एम्पायर जो है वो एक तरह से पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा इंडिया में जाके, और जो भी मुस्लिम ट्रेड है उसको एक तरह से तबाह कर लीजिएगा, उसकी और मुस्लिम्स को परसिक्यूट कर लीजिएगा। रीज़न क्या है, ये सारा ऐसा क्यों बोला उन्होंने, पहला लेक्चर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को देखना ज़रूरी है, तब जाके आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि वजह क्या था कि पोर्टुगीज़ ने एक तरह से उन्होंने ये ठान लिया था कि हमें डिस्ट्रॉय करना है मुस्लिम ट्रेड और मुस्लिम्स को परसिक्यूट करना है। और याद रख लीजिएगा, ख़ासतौर पर ये ट्रेड मुस्लिम्स की अब काफ़ी जगह पे जो फैल चुकी थी, यमन में थी, मलेशिया में थी और ईरान में थी। और इन्होंने कहा कि हमें ये सारा जो है वो कब्ज़ा करना है। तो उसके बाद फिर एक लड़ाई होती है फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया की, और वो लड़ाई किनके साथ होती है, एक कंबाइंड फोर्सेस के साथ लड़ाई होती है 1507 में। पोर्टुगीज़ को डिफीट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पोर्टुगीज़ को डिफीट किया जाता है, किनके द्वारा, इजिप्शियंस के द्वारा और गुजरात नेवीज़ के द्वारा। और इसमें जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया था, उसका सन जो है, उसका बेटा जो है वो मारा जाता है इन दीव में। और लेकिन अब इसलिए इनको जो है वो डिफीट मिलती है, क्योंकि ये ज़मीन पे काफ़ी ज़्यादा वीक थे, जो पोर्टुगीज़ थे वो ज़मीन पे काफ़ी ज़्यादा वीक थे। तो एक रीज़न यही था कि इनको जो है वो डिफीट किया जाता है। और नेक्स्ट जो ईयर जो है वो फ्रांसिस डी अल्मेडिया जो है वो इस डिफीट का बदला लेते हैं, और अब एक पॉलिसी इन्होंने इंट्रोड्यूस करनी है। और ये पॉलिसी जो है वो फ्रांसिस डी अल्मेडिया जो है वो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप टिक मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस ब्लू वाटर पॉलिसी का जो नाम था, उसका नाम था कार्टर सिस्टम। एक ये लाइसेंस थी, यह लाइसेंस इसलिए थी ताकि अगर आप लोगों को ट्रेड करना है इंडिया में जाके, तो वो ट्रेड आपको सिर्फ और सिर्फ आप पोर्टुगीज़ के परमिशन पे करना है। इसको थोड़ा सा हम एलॉबरेट करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस कार्टर सिस्टम को, ब्लू वाटर पॉलिसी को ऐसा किया कि अब ये जो लैंड पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक था, मैं पेनिनसुलर इंडिया को यहाँ पे बना रहा हूँ, तो लैंड पे ये काफ़ी वीक थे। और उन्होंने क्या कि इन्होंने सारा जो है साइडों से इंडियन ओशन उसको कब्ज़ा कर लिया, रेड सी पे उन्होंने थोड़ा सा कब्ज़ा कर लिया, और वहाँ पर जाके ये स्ट्रॉन्ग थे। और ये भी यही कहते थे कि अगर आपको ट्रेड करना है तो पहले आप लोगों को हमारा परमिशन लेना है। और सीज में, ओशंस में, देखिए यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को लिखा है, पोर्टुगीज कंट्रोल्ड द ओशंस एंड सीज। इन्होंने ओशंस को भी कंट्रोल कर दिया और सीज को भी कंट्रोल कर लिया। और ट्रेड परमिशन अब बाकी लोगों को मांगना था, किन से, पोर्टुगीज से। एक स्टेप इन्होंने उठाया, एक अलग सा स्टेप था। अब जो इनके पास जो शिप्स थी इन ओशंस, शिप्स वेर ऑफ गुड क्वालिटी। ये शिप्स इसलिए गुड क्वालिटी के थे क्योंकि यूरोप में
53 के बाद एक रिनेसेंस रीबर्थ आया था, उसमें उन्होंने जो है वो शिप बिल्डिंग पे, नेविगेशन पे ज़्यादा तवज्जो दिया था और ये शिप्स अब वो वॉर के लिए इस्तेमाल करते थे। अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद उसके बाद एक और गवर्नर आते हैं, अल्फांसो डी अल्बुर्की। 1509 से लेके 1515 बेसिकली ये अल्फांसो डी अल्बुर्की है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं पोर्टुगीज़ जो एम्पायर इंडिया में बिल्डअप होता है। ही कंसोलिडेटेड पोर्टुगीज़ कंट्रोल इन इंडियन ओशन, ईस्ट अफ्रीका, रेड सी एट ऑरमुज़। ये इन सब जगहों पे, ऑरमुज़ में, मलाबार कोस्ट में, मलाका में, ऑरमुज़ यानी ईरान में, रेड सी में, मलेशिया में, हर कहीं पे जितने भी ओशंस थे इंडियन ओशंस के आसपास, इंडियन ओशंस में, रेड सी में, इन्होंने कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दी। यही पॉलिसी जो थी, एक जो पॉलिसी इन्होंने स्टार्ट की हुई थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, यानी वाटर्स पे हमें कंट्रोल करना है, ओशंस पे, तो इसने इसको फर्दर जो है वो कंसोलिडेट कर दिया। और अल्फांसो डी अल्बुर्की को माना जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज़ इन इंडिया। इसको मैंने ईस्ट भी लिखा है, ईस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि जब पोर्टुगीज़ इंडिया में आए थे उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें इंडिया को डिस्कवर करना है, उन्होंने कहा था कि हमें ईस्ट को डिस्कवर करना है, तो ईस्ट इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है। ही इंट्रोड्यूस्ड परमिट सिस्टम फॉर शिप्स, वही परमिट शिप सिस्टम जो एक तरह से लाइसेंस, अगर आपको ट्रेड करनी है तो आपको लाइसेंस हमसे हासिल करना होगा। उसके बाद फिर, और यहाँ पे आप कंसोलिडेशन अब स्टार्ट होने लगी। एक्वायर्ड गोवा, अब इन्होंने गोवा को हासिल कर दिया, कहाँ से? सुल्तान आदिल शाह, सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से, जो कि कहाँ के थे? बीजापुर के थे, इन 1510 में। एंड एक्वायर्ड बम्बई ऑल्सो, बॉम्बे भी हासिल कर दिया और गोवा भी हासिल कर दिया। जब इन्होंने बीजापुर को हासिल कर दिया तो केडी राया ने जो इनको जो है मदद की थी, पोर्टुगीज़ को केडी राया ने इनको मदद की थी। वो किनके साथ? केडी राया के जो रिलेशनशिप थे सुल्तान यूसुफ शाह आदिल के साथ, वो हॉस्टाइल रिलेशनशिप थे। और पोर्टुगीज़ ऐसे पहले हैं जिन्होंने एबॉलिश किया था सती सिस्टम इन इंडिया, यानी अगर कोई आपसे पूछेगा कि पहली बार सती को किसने एबॉलिश किया था, वो क्या था? पोर्टुगीज़ ने। और उसके बाद फिर लास्ट में जो सती को एबॉलिश किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, जब वो गवर्नर ऑफ इंडिया होते, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं, और उस वक्त जो है वो सती को एबॉलिश करते हैं। बेसिकली यहाँ पे उन्होंने एक और पॉलिसी इख्तियार कर ली, अडॉप्टिंग पॉलिसी ऑफ मैरिंग इंडियन वाइव्स, यानी उन्होंने कहा कि हमें इंडिया के साथ अब मैट्रिमोनियल रिलेशंस रखने हैं। अल्फांसो को देखिएगा, वही जो कंट्रोल इनको रखना था, मलाका का, मलेशिया का, ईरान का कंट्रोल इन्होंने रख लिया, यानी एक तरह से रेड सी के ऊपर भी, अब इंडियन ओशन पे भी। और फिर से जो पॉलिसी थे, पहले लेक्चर मैंने आप लोगों को ये बताया है कि इन्होंने स्टार्ट किया परसिक्यूटेड मुस्लिम्स, परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इन्होंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर एक और गवर्नर जनरल आते हैं, यानी एक और गवर्नर आते हैं, निन्हो डा कुन्हा। इसका नाम है निन्हो डा कुन्हा, 1529 से लेके 1538 तक। और यहाँ पे हम ये भी कहेंगे कि 1529 में ही जो है वो मुग़ल रूल इस्टेब्लिश हुआ था, और 1538 में मुग़ल के जो एम्परर थे वो थे हुमायूं। इन्होंने शिफ्ट किया, ये इंपॉर्टेंट है, निन्हो डी कुन्हा शिफ्टेड हेडक्वार्टर्स ऑफ पोर्टुगीज फ्रॉम कोची यानी केरल से, इन्होंने कहाँ पे अब शिफ्ट किया? गोवा पे। गोवा पे उन्होंने अपना जो है कैपिटल शिफ्ट किया 1530 में। अब देखते हैं थोड़ा सा गोवा के बारे में भी हमने जानना है कि गोवा को अगर उन्होंने कैपिटल बनाया टिल 1961 तक, यानी इंडिया इंडिपेंडेंट 1947 में हुआ, लेकिन गोवा जो है वो सिर्फ फिर भी पोर्टुगीज़ के कंट्रोल में था 1961 तक। और जब एनेक्सेशन ऑफ गोवा हो गया तो इन्होंने क्या किया? एनेक्सेशन ऑफ गोवा एंड दमन एंड दीव, यानी बाय आर्मी ऑपरेशन, इंडिया ने आर्मी ऑपरेशन चलाया, इसका नाम था ऑपरेशन विजय। और इसमें इन्होंने लिबरेट किया गोवा को। और पहले जो गवर्नर थे, एक तरह से एलजी थे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर गोवा के, वो थे कुन्ही रामन पलट। और मई 30 1987 को गोवा जो है वह पहला 25th स्टेट बन गया इंडिया का, 25th स्टेट बन गया इंडिया का। उसके बाद फिर देखते हैं निन्हा डो कुन्हा ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ जो है वो बनाई थी। उसके बाद निन्हा डो कुन्हा ने एक ऐसा काम किया, उनको पता था कि हुमायूं जो कि गवर्नर मुग़ल एम्परर थे, ऑलरेडी सेकंड मुग़ल एम्परर थे आफ्टर बाबर, तो बहादुर शाह और हुमायूं के बीच में आपस में एक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसमें जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह जफ़र को बहादुर शाह गुजरात को हराया। और ये बहादुर शाह गुजरात जो है वो ये किस डायनास्टी के थे? ये थे मुज़फ़्फ़र डायनास्टी के। और इसमें
पोर्टुगीज़ ने बहादुर शाह ज़फ़र को हेल्प किया था, यानी बहादुर शाह को हेल्प किया था। एक बार फिर मैं कहूँगा बहादुर शाह को हेल्प किया था पोर्टुगीज़ ने। किसके खिलाफ? हुमायूँ के खिलाफ। लेकिन इसमें ऐसा था कि हुमायूँ ने ऑलरेडी ये वॉर जीता था, तो इसमें क्या था, लेकिन बहादुर शाह ने इनसे ये भी वादा किया था जो मुज़फ़्फ़र डायनास्टी का था कि हम आपको जो है वो आइलैंड ऑफ बसीन देंगे, ये जो बॉम्बे के आसपास है आइलैंड ऑफ बसीन देंगे। और ये आइलैंड ऑफ बसीन जो है वो फिर बहादुर शाह इनको देता है, यानी पोर्टुगीज़ को देता है 1534 में। और फिर ये भी कहा जाता है कि पोर्टुगीज़ ने ही बहादुर शाह को ही मारा जब ये शिप में डील हो रही थी। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, एक्वायर्ड दमन एंड दीव इन 1536, हुगली को 1532 में। और ये सारे ट्रेडिंग सेंटर्स बन गए पोर्टुगीज़ के इंडिया में। ये सभी यानी 1536 में भी और 1532 में दमन एंड दीव को, जो कि 1536 में एक्वायर किया, 1532 में हुगली को एक्वायर किया। आपसे ये भी यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा, आपको ये बताना होगा कमेंट सेक्शन में कि हुगली को किस रियासत में है, यानी हुगली किस रियासत का पार्ट है करंटली। इन 1631, अब इसको हम देखते हैं कि हुगली के साथ क्या किया जा रहा है पोर्टुगीज़ के द्वारा। इन 1631 पोर्टुगीज़ लॉस्ट हुगली टू कासिम खान। कासिम खान जो कि उस वक्त मुगल गवर्नर थे, यानी शाहजहां के टाइम पे, उस वक्त जो है वो हुगली को वो हार देते हैं, यानी पोर्टुगीज़ अब लॉस्ट करते हैं हुगली को। किसके हाथों में? यानी मुगल गवर्नर कासिम शाह उसमें जीत जाते हैं। और इसके बाद फिर फर्दर आप देख लीजिएगा 1661 में बॉम्बे को दिया जाता है जो टू चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड। ये किसको दिया जाता है? जो कि इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड को दिया जाता है, क्योंकि पोर्टुगीज़ किंग जो है वो चार्ल्स सेकंड की एक तरह सिस्टर के साथ शादी करते हैं, जिसका नाम होता है कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। और फर्दर फिर 1668 में चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड ये बॉम्बे किसको देता है? अब ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंग्लैंड की थी, ब्रिटिशर्स की थी। उसके बाद फिर क्योंकि ब्रिटिशर्स भी ऑलरेडी आ चुके थे, 1600 में आ चुके थे इंडिया में। उसके बाद फिर पोर्टुगीज़ ब्रॉड। अब देखते हैं पोर्टुगीज़ ने इंडिया में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें इंडिया में लाई। तो याद रख लीजिएगा, पोर्टुगीज़ ने इंडिया में सबसे पहले जो है वो 1556 में इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स लाया, और उसमें जो है वो फर्स्ट साइंटिफिक वर्क पब्लिश्ड इन 1563। मेडिसिनल प्लांट्स लाए 1556 में, और यानी फर्स्ट जो है साइंटिफिक वर्क जो है वो पब्लिश हुआ 1563 में, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस ऑलरेडी आ चुकी थी। और इन्होंने एक लाइसेंस सिस्टम स्टार्ट किया था, कार्टर सिस्टम। टबैको भी इंडिया में पोर्टुगीज़ ने ही लाया। पपाया, पाइनएप्पल और एक्स्ट्रा स्वीट पोटैटो, रेड चिलीज़, ये सारा जो है वो पोर्टुगीज़ ने इंडिया में लाया था। अब हम कल डिस्कस करेंगे कि पोर्टुगीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में कैसे रही, और उस एडमिनिस्ट्रेशन में किसका ज़्यादा रोल रहा, किस गवर्नर का रोल रहा। तो हम ये लेक्चर जो है वो कल पढ़ लेंगे। पहला आपसे यही है कि अगर आप लोगों को पहले लेक्चर का ही जो है वो अच्छी तरह से जानना है, पहले लेक्चर के बारे में, ताकि आपको जाके फिर समझ आएगा कि वजह की थी कि पोर्टुगीज़ ही पहले इंडिया में आया। ऐसा क्यों नहीं, मैं फिर से ये कहूँगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ब्रिटिशर्स पहले आ सकते थे, ब्रिटिशर्स भी पहले आ सकते थे, डैनिश भी आ सकते थे, फ्रेंच भी आ सकते थे, लेकिन वजह क्या थी? सिर्फ और सिर्फ पोर्टुगीज़ ही पहले आए। वजह क्या थी कि सिर्फ और सिर्फ पोर्टुगीज़ ही पहले आए? ये सारा जो है वो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि ओनली पोर्टुगीज़ पहले क्यों आए, जिन्होंने सी रूट डिस्कवर कर दिया इंडिया का। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा इसको। और उसके साथ साथ अगर आप हमारे कोर्सेज़ को बाई करना चाहते हो, तो आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।